सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रीवियस क्लास में एक सेट मैंने आप सभी तक संप्रेषित किया था और उस सेट में मैंने कहा था कि सभी अभ्यर्थी अपने स्तर से उसको नोट कर लेंगे, जिसका शीर्षक था राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने जो सेट आप सभी तक भेजा था उसमें आपने कैग से लिखना शुरू किया होगा और उसके बाद राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संदर्भ में जब आपने राज्य के कार्यपालिका को लिखा होगा तो राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विषय में आपने अवश्य लिखा होगा। ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। वह सेट शायद शनिवार को मैंने भेज दिया था और यह शुक्रवार को शायद भेज दिया था। आज से हम उसके आगे की क्लास को लेंगे, लेकिन इस कड़ी में यह ध्यातव्य रहेगा कि एक बार प्रीवियस टॉपिक की हम चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी बिंदु पर यदि किसी अभ्यर्थी को कोई डॉट रह जाए तो उसे क्लियर किया जा सके। सबसे पहले हमने कैग की चर्चा की। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर के शब्दों में कैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जिसे भारतीय संविधान का या भारत के वित्तीय अभिभावक के रूप में भी देखा जा सकता है, या संविधान का वित्तीय अभिभावक भी कहा जा सकता है। फाइनेंशियल गार्जियन के रूप में कैग को देखते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और कैग अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यह आपने नोट कर लिया होगा। आपने यह भी लिखा होगा कि कैग अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए उतने समय तक पद में बने रह सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो केवल 5 साल कैग रह सकता है। कोई व्यक्ति 64वें साल में नियुक्त होता है तो केवल 65 होने में कितना है, 1 साल बचा है, तो 1 साल कैग रह सकता है। लेकिन मैक्सिमम 6 साल तक कैग रह सकता है यदि 65 पार ना किया हो उस स्थिति में। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हटाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, संसदीय प्रक्रिया है, इसको याद रखेंगे। केंद्र और राज्य के लेखों की यह जांच करता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जो कैग थे वो नरहरि राव थे, इसको ध्यान रखिएगा। और जो वर्तमान में अभी कैग हैं उसको ठीक कर लीजिएगा, वह संजय मूर्ति है। मैंने कहा भी था कि कुछ डेटाज बदलते रहते हैं, उसको देख लीजिएगा। जीसी मुर्मू इसके पहले वाले थे, संजय मूर्ति को ध्यान रख लेंगे। और कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके बाद इस खंड में हम आए, वह था भाग 6, जिसमें हम राज्य की कार्यपालिका को देखने वाले थे। खास करके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और राज्य की न्यायपालिका की चर्चा है। जब हम राज्य की कार्यपालिका को देखते हैं तो यह एज इट इज केंद्र की भांति है। जैसे जो कागज पर प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। उस तरह से राज्य में भी क्या होता है, जो मुख्य होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री को देखा जाता है। तो राज्यपाल की चर्चा भी उल्लेखनीय है और आर्टिकल 153 में राज्यपाल की चर्चा भी है। उसके बाद मुख्यमंत्री का स्थान है। महाअधिवक्ता का पद महत्वपूर्ण है जो आर्टिकल 165 में है। और जिस तरह से केंद्र में एक कैबिनेट सिस्टम होता है उस तरह से राज्य का भी एक कैबिनेट होता है जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं। आपने राज्यपाल को जरूर देखा होगा। राज्यपाल जिस प्रकार राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं उस प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। और जब भी इलेक्शन होता है तो राज्यपाल के प्रत्यादेश पर ही सरकार का निर्माण होता है। जो पार्टी जीत कर आती है वह स्वयं में से एक मुख्यमंत्री चुनती है, नॉमिनेट करती है और राज्यपाल साइन करके उसको ज्वाइन करवाते हैं। इसको ध्यान में रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जिला कोर्ट और उसके नीचे वाले अदालत की जजों की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जो अभ्यर्थी बाद में ज्वाइन करते हैं वो थोड़ा मुझसे पहले रेडी रहें ताकि आपका क्लास ना छूटे। वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया जाता है। कल से मेरे आने के बाद किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। जब मैं लाइव आ जाऊंगा सबकी ज्वाइनिंग ब्लॉक हो जाएगी। रोज कुछ अभ्यर्थी का क्लास छूटता है। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ऐसे लोग काफी सफल हो सकते हैं। रोज क्लास छोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा छूटेगा तो बहुत छूट जाएगा। आगे चलेंगे, हम मुख्य बातों में आते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 153 में राज्यपाल को देख रहे थे। ध्यान रखिएगा,
7वें संविधान संशोधन को हर हाल में याद रखना है, 1956। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और आप देखेंगे आज के इस परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे व्यक्ति हुए जिनको एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया। तो ये किस में है? 7वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से है। इसको ध्यान रखिएगा। योग्यता की बात करेंगे, एज इट इज राष्ट्रपति की भांति है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति राज्यपाल के उम्मीदवार हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं, जिनकी नियुक्ति वैसे तो प्रसाद पर्यंत है, लेकिन सामान्यतः 5 सालों के लिए होती है। कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति इतने उम्र में होती है कि वह व्यक्ति कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, तो 2 साल के लिए भी होती है। तो राज्यपाल के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है 5 साल की। लेकिन ज्यादा चाहे तो राष्ट्रपति ज्यादा समय के लिए राज्यपाल को रख सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। यानी एक वर्ड है प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। जैसे कौन है? त्याग है। जैसे महाअधिवक्ता है, ये सब क्या है? इच्छा पर्यंत वाला पद है, जब तक चाहे रख सकते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, जब राज्यपाल शपथ लेते हैं तो यह शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको दिलवाते हैं, राज्य में नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसको याद रखना है। जब हम प्रशासनिक शक्तियों की बात करेंगे तो जो रोल केंद्र में प्राइम मिनिस्टर का है वही राज्य में मुख्यमंत्री का है। विधायी शक्तियों की बात करेंगे तो आर्टिकल 200 को याद रखना है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। इसको ध्यान रखना है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि राज्य में 2 सदन होते हैं। लोकसभा के तर्ज पर विधानसभा होता है और राज्यसभा के तर्ज पर उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होता है, लेकिन विधानसभा हर एक राज्य में होता है। इसको याद रखना है। ठीक ठीक प्रक्रिया और नियुक्ति वैसी ही है जैसी प्रक्रिया और नियुक्ति केंद्र में है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें भी मनोनयन होता है, जिसको आपने लिख लिया होगा। सहकारिता राज्य सूची का विषय है, इसको याद रखेंगे। जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है उसमें एक एंग्लो इंडियन कोटे से राज्यपाल मनोनयन भी कर सकते हैं सदस्य का विधानसभा में, इसको याद रखेंगे। महिला सदस्य का भी वहां मनोनयन हो सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की भांति ही है। क्षमादान की शक्ति की बात करें तो राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, बाकी सारे दंड को कम कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर है कि वह मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति रखते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट में हम चलेंगे। कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत का फैसला जो भी होगा वो सैन्य अदालत करेगा, राज्यपाल उसमें दखल नहीं दे सकता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति के समान है, सेम टू सेम है। संवैधानिक स्थितियों को देखें तो 42वां और 44वां संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए जिस प्रकार राष्ट्रपति बाध्य है, उसी तरह से राज्यपाल पर भी एक तरह से यह लागू होता है। इस सब को एक बार रिव्यू कर लेंगे। इसका देश में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की थी, और किसी राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। दोनों को परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए। बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दौलतराम, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति है जो पूछा जाता है। 159 में राज्यपाल का शपथ है। 161 में क्षमादान की शक्ति है। 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 233 में न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, उसकी शक्ति है। पीएम का उल्लेख 163 में है, एज इट इज प्राइम मिनिस्टर है। योग्यता वगैरह भी बराबर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसको आप एक बार स्पीडली देख के आगे निकल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, जहां एक जनजातीय मंत्री को मंत्रिपरिषद में अवश्य ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में जनजातीय समाज आज भी मौजूद है। उसके कैटेगरी को बचाने के लिए रक्षार्थ एक मंत्री का होना वहां पर अनिवार्य है। 91 संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यह आपने पहले भी लिख लिया है, बताने की जरूरत नहीं है। इस सब को याद रखिएगा। जिस प्रकार केंद्र में होता है महान्यायवादी, उस प्रकार राज्य का सबसे बड़ा जो सरकारी वकील होता है, सरकार का जो न्यायिक अधिकारी होता है, वह महाअधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में है, राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। और ध्यान रखिएगा, सेम एज इट इज सारे पावर्स महान्यायवादी की तरह है, बस वो केंद्र में है, ये राज्य में है।
इसीलिए मैंने आपको लिखने के लिए दे दिया कि अपने स्तर से इसको आप समझ लेंगे। मुख्यमंत्री की सूची को जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। आगे चलकर जो बनेंगे उनको ध्यान रखिएगा। यह भी याद रखेंगे कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी ध्यान रखना है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार के एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि लालू प्रसाद यादव 1990 से 95 और 95 से 97 में खुद सीएम रहे। उसके बाद राबड़ी देवी सीएम बनी। राबड़ी देवी 2 बार सीएम बनी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक बार सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार। इसको भी ध्यान रखिएगा। इतनी बातों को यदि आप डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आपकी स्थिति परीक्षा के दृष्टिकोण से बैलेंस्ड रहेगी, अच्छी रहेगी। आज का जो टॉपिक है वह है राज्य की विधायिका, जहां से हम आगे बढ़ेंगे। शीर्षक लिखेंगे राज्य की विधायिका। यदि आपने केंद्र को समझ लिया तो राज्य आपके लिए 80% सॉल्व हो चुका है। कुछ नया नहीं है इसमें, बस नाम बदल जाता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। ये भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच। इसको जरूर लिख देंगे। भाग आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम मुख्य बातों में आते हैं। भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक राज्य की विधायिका की चर्चा है। अब लिखिए, राज्य की विधायिका को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पेन आज थोड़ा तेज चलाइए ताकि इस टॉपिक को समेट सकें। राज्य की विधायिका को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला लिखिए राज्यपाल। राज्यपाल, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153। अभी बिहार में शिक्षा विकास पदाधिकारी का आ रहा है, सभी लोग भर लीजिए, बन जाइएगा तो एक स्टेज की परीक्षा में सिविल सेवक बन सकते हैं। इससे बढ़िया मौका प्रशासनिक सेवा में जाने का कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए तैयार रहेंगे। कोई फिजिकल नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं है। आर्टिकल 153। राज्यपाल के बाद लिखिए नंबर 2 में विधानसभा। विधानसभा 170। विधानसभा 170 आर्टिकल में है। और तीसरा विधान परिषद 171। इसके संरचना का हम अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना है। विधान परिषद, विधान परिषद 171। आर्टिकल वाइज याद रहेगा तो अधिक लाभ मिलेगा। और वैसे एक बात ध्यान रखना है, जब भी परीक्षा हो तो इतिहास और संविधान की कॉपी को रातों रात पढ़ के जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, फैक्ट वाले पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। मेमोरी पावर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। भूलने की संभावना होती है, उस पोर्शन को देख के जाना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन भी आ गया तो समझिए आप टॉप कर गए उसमें, क्योंकि पूरी भीड़ के 99.9% से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन जो क्रूसियल होगा। इस तीनों का अध्ययन किया जाएगा। आगे चलते हैं। लिखिए अनुच्छेद 169। स्टार देकर अनुच्छेद 169 का का संबंध विधान परिषद के विघटन और सृजन से है। विधान परिषद के विघटन और सृजन से है।
विघटन और सृजन से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 169, ठीक है, विघटन और सृजन से है। 168 लिखिए उसके बाद, आर्टिकल 168। और इसका संबंध राज्यों में विधानमंडल के गठन से है। इसका संबंध राज्यों में विधानमंडल के गठन से है। 172, 172, राज्यों में विधानमंडल की अवधि से है। राज्यों में विधानमंडल की अवधि से है। अवधि सबको याद रहेगा कि लोकसभा का जैसा है 5 साल, तो जो विधानसभा है उसका भी 5 साल। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो विधान परिषद भी उसी तर्ज पर कभी भंग नहीं होती है। हर एक 2 वर्ष में उसके 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं। तो जो बात राज्यसभा में, वही बातें विधान परिषद में, जो बातें लोकसभा में, वही बातें विधानसभा में। तो इसमें हमने लिखा है राज्य के विधानमंडल मंडल की अवधि कितने साल का होगा। अब लिखिए 173, 173, विधानमंडल की योग्यता। 173, विधानमंडल की योग्यता। 174, योग्यता, ठीक है। 174, विधानमंडल का सत्र और सत्रावसान। विधानमंडल का सत्र और सत्रावसान। सत्र और सत्रावसान। 175, राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है। अब एक बात सदैव ध्यान रखेंगे, क्योंकि राज्य का जो स्ट्रक्चर है वह क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। तो हर राज्य की विधानसभा का स्ट्रक्चर बराबर नहीं है। किसी में कम सीट है, किसी में ज्यादा सीट है। जिस राज्य का आकार बड़ा है उसकी विधानसभा में ज्यादा सीट होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश। जिस राज्य का आकार छोटा है, जैसे गोवा, तो उसकी विधानसभा में कम सीट होंगे। तो इस बेसिस पर हम विधानसभा में एक आंकड़ा बना चुके हैं संविधान में कि मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं और मिनिमम कितनी सीटें हो सकती है। लेकिन मिनिमम के भी अपवाद हैं, और इस कड़ी में यह भी ध्यान रखना है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश के पास भी अपनी विधानसभा है। इन दो बातों को लिख दीजिए। देखिए, राज्य की विधायिका में, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की विधायिका में सभी राज्यों में, राज्य की विधायिका में सभी राज्यों में एक रूपता नहीं है। एक रूपता नहीं है। एक रूपता नहीं है। भारत के 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 31। भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा स्थापित है। विधानसभा स्थापित स्थापित है, जिसमें दिल्ली को कभी नहीं भूलिएगा। दिल्ली अति महत्वपूर्ण है। दिल्ली में विधानसभा है, जबकि देश की राजधानी भी है, यूटी भी है, उसके बाद भी यहां विधानसभा है। आकार बड़ा है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। 5 बार टिक लगा लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस राज्य में नहीं है, तो जिस राज्य में नहीं है उसको जरूर याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला, बिहार। बिहार। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कर्नाटक। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और तेलंगाना। तेलंगाना। कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2022 में
विधान परिषद का प्रस्ताव लाया गया था। पश्चिम बंगाल में 2022 में विधान परिषद का प्रस्ताव लाया गया था। विधान परिषद का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, जिस राज्य के पास विधान परिषद है उस राज्य में मुख्यमंत्री बनना आसान है, क्योंकि आपने पढ़ा केंद्र में कि प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, जो किसी एक सदन का मेंबरशिप 6 महीने में ले ले। लोकसभा में चुनौती क्या है कि चुनाव जीत के आना पड़ेगा। राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में जाने का रास्ता बड़ा सरल है। ठीक है, अप्रोच से भी पहुंच सकते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से भी पहुंच सकते हैं। पार्टी भी नॉमिनेट कर दे तो राज्य से पहुंच सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, क्योंकि वहां चयन सुनिश्चित हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा को बैकडोर कहा जाता है और लोकसभा फ्रंट का दरवाजा है। उससे जाना बहुत कठिन है। आज भी किसी सरकारी नौकरी में क्या है, डायरेक्ट compete करके जाना बहुत कठिन है। लेकिन कोई पैरवी हो या कोई सोर्स हो या फिर प्रमोशन से जाना हो उस पद तक, तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो चीज यहां भी है। तो आप बिहार के संदर्भ में देखेंगे कि आज जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ते हैं विधानसभा का, लेकिन फिर भी क्या है, चीफ मिनिस्टर है। कैसे? तो राज्यसभा का मेंबरशिप मिल जाता है, ये विधान परिषद का मेंबरशिप मिल जाता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में एक ही रास्ता है सीएम बनने का, कि चुनाव जीतना पड़ेगा। तो कठिन कार्य है, इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखा जाए। अब लिखिए हेडिंग में विधानसभा। विधानसभा, इसमें पहला पॉइंट लिखिए निम्न सदन। निम्न सदन, जैसे लोकसभा का नाम भी क्या था, निम्न सदन या जनता का सदन, निम्न सदन। दूसरा पॉइंट, अस्थाई सदन, सामान्यतः 5 वर्षों के लिए। अस्थाई सदन। तीसरा, प्रथम सदन, फर्स्ट, प्रथम सदन। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। प्रथम के बाद लोकप्रिय, उसके बाद जनता का सदन, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सदन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सदन। आगे लिखिए नेक्स्ट में, देखिए विधानसभा को मुख्यमंत्री के सलाह पर, विधानसभा को मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल भंग भी कर सकता है। ठीक है, भंग भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा की तरह ही चुनाव की प्रत्यक्ष पद्धति, लोकसभा की तरह ही चुनाव की प्रत्यक्ष पद्धति, चुनाव की प्रत्यक्ष पद्धति और वयस्क मताधिकार है, एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार है। आगे लिखिए योग्यता, अवधि, कॉमा देकर, योग्यता, अवधि, मंत्रिपरिषद, धन विधेयक इत्यादि की समस्त शक्तियां लोकसभा की तरह है। लोकसभा के तरह है। देखिए 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध
70वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के गठन से है। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के गठन से है। विधानसभा के गठन से है। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आज भी दिल्ली में विधानसभा है और इसको बिल्कुल इस दृष्टिकोण से देखना है कि यूटी का विधानसभा नहीं हो सकता, लेकिन दिल्ली जैसे कुछ जगहों के लिए विधानसभा इसलिए बनाई गई, यहाँ के 4 करोड़ के पॉपुलेशन को संभालना केवल केंद्र सरकार की बस की बात नहीं है। उनकी जो निजी हितें हैं, निजी हितों का ध्यान केवल और केवल स्थानीय सरकार रख पाएगी, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन आज भी जो दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का राजस्व और प्रशासन है, भूमि है, दिल्ली के जो एम्प्लॉयज हैं, वह सब केंद्र सरकार के अधीन है। फिर राज्य के पास क्या है? तो राज्य के पास क्या है, जैसे मेन सड़क को छोड़ दिया जाए तो गलियों की सड़कें, नालों का निर्माण, उसके बाद देखिएगा जो बेसिक अस्पताल के प्रबंधन होते हैं, एमसीडी के अंदर जो कार्य हो सकता है, वो सब राज्यों के अधीन है। लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो डायरेक्ट केंद्र के हाथ में है दिल्ली में। इसको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि विधानसभा में अति महत्वपूर्ण है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 है। जबकि न्यूनतम 60 है। न्यूनतम 60 है। तो इसके भी अपवाद हैं। आगे लिखिए नीचे अपवाद, एक्सेप्शन। सिक्किम 32, तीर का चिन्ह देकर, माने सिक्किम विधानसभा में 32 सीट है। न्यूनतम होना चाहिए था 40, लेकिन नहीं है। सिक्किम 32, मिजोरम 40, मिजोरम 40, गोवा 40, गोवा 40 और पांडिचेरी 30। अब ब्रैकेट में यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी 30। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा के सीटों की संख्या अपवाद में है? तो ऐसा यूटी होगा पांडिचेरी, जहां केवल 30 है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब लिखिए अधिकतम, हेडिंग बनाकर, अधिकतम सीटें, मैक्सिमम सीट्स। उत्तर प्रदेश 403। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वह 4 अलग अलग राज्यों के बराबर है। आज भी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि एक बार मायावती की सरकार ने यूपी को 4 राज्यों में डिवाइड करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में वह केंद्रीय स्तर पर स्वीकृत नहीं हो पाया था। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। आप सोचकर देखिए कि जब उत्तराखंड शामिल होगा, उत्तर प्रदेश का यह संयुक्त प्रांत कितना बड़ा होगा उस समय में। आज भी यूपी इतना बड़ा है कि ट्रेन को लंबवत क्रॉस करने में 12 घंटे का समय लगता है 100 के स्पीड में। इतना लंबा है उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल 403 सीटें होना वाजिब भी है और सबसे ज्यादा भी है 403। नंबर 2 पश्चिम बंगाल 294। पश्चिम बंगाल 294। महाराष्ट्र 288, 288 और बिहार 243, 243। ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्तमान में केवल 242, वर्तमान में केवल 242, पहले था 243। ठीक है। इसके बाद एक नोट लिख दीजिए। एक बात ध्यान रखना है, जब भी परीक्षा देंगे, कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे एनी एग्जाम, तो आसपास जो लोकसभा विधानसभा का कोई चुनाव हुआ है, चुनाव में सीटों की संख्या और परिणाम को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उससे 1 या 2 क्वेश्चन एकदम आउट होते हैं, आना ही आना है। यह सब करंट अफेयर्स की टेक्निक्स है। तो नोट में लिख दीजिए, लिखिए किसी परीक्षा के
आसपास विधान सभा और लोकसभा के चुनाव परिणामों का ध्यान रखें। किसी परीक्षा के आसपास के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव परिणामों का ध्यान रखें। चुनाव परिणामों का ध्यान रखें। ठीक है। अब क्या सब ध्यान रखना है? तो जिस राज्य का इलेक्शन होना है उस राज्य में कितनी सीटें हैं यह याद रखना है। इसके पहले किस पार्टी की सरकार थी उसको ध्यान रखना है। ये सब जो बेसिक बातें होती हैं, एक अवेयर नागरिक का लक्षण होता है, उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सूचनाएं आपके मुट्ठियों में कैद हैं। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और सूचना आप तक पहुंच जाएगी। पहले की तरह ये भी नहीं है कि मैगजीन खरीदना पड़ेगा, सर्च भी करके देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे, लिखिए हेडिंग बनाकर, विधान परिषद में सबसे अधिक सीटें। हेडिंग में विधान परिषद में सबसे अधिक सीटें। सबसे अधिक सीटें। फर्स्ट, उत्तर प्रदेश 100। उत्तर प्रदेश 100। महाराष्ट्र 78। महाराष्ट्र 78। बिहार 75। डबल टिक कर लीजिए बिहार को, 75। 242 और 75 को याद रखना है। 75। कर्नाटक 75। 75। कोई बताएंगे कि कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 1/10 चाहिए। तो जो जो मामला केंद्र में है एज इट इज राज्य में है, सेम टू सेम राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, देखिए कोरम कॉमा जमानत, कोरम कॉमा जमानत कॉमा भाषा, भाषा, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया और शपथ इत्यादि के क्षेत्र में, और शपथ इत्यादि के क्षेत्र में सब कुछ लोकसभा की भांति है। सब कुछ लोकसभा की भांति है। ठीक है। जो वहां पढ़ा सेम है, कुछ अलग से याद नहीं करना है, बस सभा का नाम बदल जाएगा, लोक के बदले में विधानसभा आ जाएगा। हेडिंग में लिखिए कार्य और शक्ति। कार्य और शक्ति, इसमें लिखिए सब कुछ लोकसभा की तरह है। सब कुछ लोकसभा की तरह है। सब कुछ लोकसभा की तरह है। एक डिफरेंस है, उसको नोट में लिख दीजिए। नोट में लिखिए, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 2, देखिए धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई भूमिका नहीं होती है। नोट नंबर 3, किसी भी सामान्य विधेयक को, किसी भी सामान्य विधेयक को, विधेयक को विधानसभा में, विधानसभा को काट के विधान परिषद कर दीजिए, विधान परिषद में अधिकतम 4 माह तक रोका जा सकता है। 4 माह तक रोका जा सकता है, जबकि राज्यसभा में 6 महीने तक, जबकि राज्यसभा में 6 महीने तक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। धन विधेयक में शून्य है, कोई पावर नहीं है। अच्छा, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक कर रख सकती है?
राज्यसभा, वेरी गुड, 14 डेज, 14 दिन, ठीक है। हेडिंग में लिखिए विधान परिषद। नेक्स्ट टॉपिक, विधान परिषद। पहला पॉइंट, उच्च सदन, इसका एक और भी नाम है उच्च सदन, द्वितीय सदन, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट, सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, एवं न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए। अब जैसे आपने राज्यसभा को पढ़ा, कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, और हर एक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो सेम टू सेम यहां आ जाएगा, लिख दीजिए, विधान परिषद एक सतत एवं अस्थायी सदन है। विधान परिषद एक सतत एवं अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2022 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 2022 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव भेजा, ठीक है। आगे चलकर बन जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ के 7 हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक बात यहां भी ध्यान रखना है कि संबंधित राज्य के विधानसभा में जितनी सीटें हैं, उसका 1/3 जो सीट है, 1/3, वह विधान परिषद का होगा, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगा। इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, और चेंज करके लिखेंगे सदस्यों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर्स, अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है, 1/3 होता है, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकता है, 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि विधान परिषद में मेंबर्स कहां से लाए जाते हैं, कहां से उठा के लाए जाते हैं। तो लिखिए, विधान परिषद में, विधान परिषद में, और लाइन बदल के निचले लाइन से लिखिए, 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/3 सदस्य विधानसभा से, विधानसभा से। उसके नीचे लिखिए अगले लाइन में, 1/3 सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, जिला बोर्ड, 1/3 सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, 1/6 राज्यपाल के द्वारा,
1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा। सेम वही, ब्रैकेट में लिख दीजिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, ब्रैकेट में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से। सेम है जैसे हमने पढ़ा था। सहकारिता के क्षेत्र से। उसके बाद लिखिए 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्नातक के 3 वर्ष के बाद। स्नातक के 3 वर्ष के बाद। लास्ट लिखिए 1/12 सदस्य का निर्वाचन शिक्षक विधानसभा क्षेत्र से किया जाता है। शिक्षक विधानसभा क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, आपने गठन देख लिया कि किस फील्ड से कितने लोग लाए जा सकते हैं और किस प्रकार से विधान परिषद का गठन होता है। उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है। राज्यपाल के पास मनोनयन की शक्ति है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम जानेंगे कि क्या विधानसभा और विधान परिषद में अधिक ताकतवर विधानसभा है या नहीं है। हेडिंग बनाकर लिखिए विधानसभा से समानता। विधानसभा से समानता। समानता। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद बराबर हैं। साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद बराबर हैं। साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद बराबर हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। लेकिन व्यवहारिक रूप से विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ऊपर क्या है केंद्र में, वैसे तो राज्यसभा का अपना रोल है, लोकसभा का अपना रोल है, लेकिन लोकसभा ज्यादा पावर में होता है, तो सेम राज्य में भी है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, लिखिए मंत्री के चयन करने या सरकार बनाने में दोनों प्रभावी है। मंत्री के चयन करने में या सरकार बनाने में दोनों प्रभावी हैं। दोनों प्रभावी हैं, लेकिन मंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन मंत्री विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए संवैधानिक इकाइयों के रिपोर्ट पर विधान परिषद भी विचार कर सकता है। ठीक है, ये तो थी समानता। अब हम जानेंगे किस किस बिंदु पर विधानसभा विधान परिषद से भिन्न है। हेडिंग में लिखिए असमानता, इनइक्वालिटी। असमानता। असमानता। फर्स्ट पॉइंट, वित्त विधेयक के संदर्भ में इसे सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
वित्त विधेयक के संदर्भ में इसे सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति केवल विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। केवल विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। केवल विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है, जबकि विधान परिषद का अप्रत्यक्ष ढंग से। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है, जबकि विधान परिषद का अप्रत्यक्ष ढंग से। अप्रत्यक्ष ढंग से। नेक्स्ट, दोनों के सदस्यता में अंतर है। दोनों के सदस्यता में अंतर है। संरचना और कार्यकाल में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, संरचना और कार्यकाल में अंतर है। अंतर है। नेक्स्ट, साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा के पास है। साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा के पास है। कोई बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? बताए थे। वेरी गुड। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है और विश्वास प्रस्ताव पक्ष लाता है, सरकार लाती है। इसको लिख दीजिए। लिखिए, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में लाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में लाए जा सकते हैं। सिर्फ विधानसभा में लाए जा सकते हैं। ठीक है, लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बजट की। देखिए, बजट पर विधान परिषद को केवल बहस करने का अधिकार है। बजट पर विधान परिषद को केवल बहस करने का अधिकार है। केवल बहस करने का अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के चुनाव में विधान परिषद हिस्सा नहीं ले सकता है। राज्यसभा के चुनाव में विधान परिषद हिस्सा नहीं ले सकता है। विधान परिषद हिस्सा नहीं ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद का अंतिम अस्तित्व ही विधानसभा पर आधारित है। विधान परिषद का अंतिम अस्तित्व ही विधानसभा पर आधारित है। विधानसभा पर आधारित है। अन्य सब कुछ लोकसभा और राज्यसभा की भांति है। इतना लिख के छोड़ दीजिए। अन्य सब कुछ लोकसभा और राज्यसभा की भांति है। ठीक है, इतनी बातें यदि आप समझ जाते हैं तो संविधान के अप्लाइड को भी आप समझ जाते हैं। आज हम कुछ बूस्टर फैक्ट्स को जरूर देखेंगे। टेस्ट सीरीज आज नहीं होगा, टेस्ट सीरीज कल इसका शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो छोटे छोटे खंड हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी हैं, जल्दी याद होने वाले हैं
और संविधान मुश्किल से 5-6 क्लास का मोहताज है। इसके बाद अन्य विषय को हम शुरू कर सकते हैं। और आगे के जो भी विषय हैं, ज्योग्राफी के अलावा सारे विषय 10 दिन के हैं, 15 दिन के हैं, उससे अधिक के नहीं हैं। उसको भी देखेंगे हम लोग। इतिहास और पॉलिटी बहुत कंसेप्चुअल खंड होता है। ज्योग्राफी भी है, लेकिन ज्योग्राफी में शुरू का जो 7 चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो फिर आप यूं ही समझने लगते हैं, आपकी क्षमता उसमें विकसित होने लगती है। अर्थशास्त्र भी बहुत भारी नहीं है, काफी सरल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत लघु खंड है। कंसेप्ट की उसमें वरीयता है, कंसेप्ट हो तो फिर बात बन जाती है। इस प्रकार हम फिर क्या करेंगे, अब जो हल्के खंड शुरू होंगे तो गणित के तीसरे चैप्टर एज को आगे बढ़ा देंगे। 2 चैप्टर बताए थे रेशियो तक, थर्ड चैप्टर को जगह दे देंगे उसमें। लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु, देखिए राज्य की कार्यपालिका बराबर, राज्य की कार्यपालिका बराबर का चिन्ह बराबर राज्यपाल प्लस मंत्री परिषद, राज्यपाल प्लस मंत्री परिषद ब्रैकेट में मुखिया मुख्यमंत्री या प्रधान मुख्यमंत्री प्लस महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार में बीपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसको 5 टिक लगा दीजिए, पूछेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किंतु उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, याद रखेंगे कि नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, हटा सकता है राष्ट्रपति, उल्टा है। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए, राज्य की आकस्मिक निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम, अग्रिम मतलब एडवांस, राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल केवल उन्हीं उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है, इसमें एक टर्मोलॉजी है, निलंबनकारी वीटो। इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है। आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह पावर मिल गया कि वह किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यही काम जब राज्यपाल करेगा तो इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। लिख दीजिए, जब राज्यपाल किसी विधेयक को, जब राज्यपाल किसी विधेयक को, किसी विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ, जब राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेजता है, विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेजता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो उसे उसे
निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। ठीक है, उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। नीचे लिखिए आर्टिकल 164 ब्रैकेट में एक 164(1) 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। ठीक है, कैसा है जैसा राष्ट्रपति पीएम के साथ डील करता है, सेम है। अगला बिंदु लिखिए, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद को संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जबकि जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। आपको याद होगा केंद्र में क्या होता था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही एज इट इज है। न्यायपालिका भी एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है न्यायपालिका में। इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्य के न्यायपालिका से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है। केवल 226 पूछ लेगा, जजों की नियुक्ति पूछ लेगा, शपथ पूछ लेगा और कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आता है केंद्र की न्यायपालिका से, तो उस पर विशेष फोकस रखना है, नजर बनाए रखना है। एक बात जो चर्चा कर देता हूं कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो जैसे केंद्र में था कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो बनने के 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो राज्य में जब सीएम बनेगा तो यदि 2 सदन वाला राज्य है तो किसी एक सदन का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। यदि राज्य में केवल विधानसभा है तो फिर उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा 6 माह के अंदर में। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाअधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं। महाअधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं और राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट अगला बिंदु लिखिए, 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोक कर रख सकता है। अधिकतम 14 दिन रोक कर रख सकता है। 14 डेज रोक कर रख सकता है। एवं राज्य विधायिका में धन विधेयक की चर्चा, राज्य विधायिका में धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 198 में है। आर्टिकल 198 में है, 198। इस प्रकार हमने क्या किया, राज्य को समाप्त कर दिया। न्यायपालिका को अलग से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि न्यायपालिका में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है राज्य से। जितनी बातें बता दी है वो मोर देन एनफ है। बाकी टेस्ट सीरीज देख लीजिए। इसमें एक 20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज कल देख लेंगे। राज्य में सब कुछ समाप्त, केंद्र का समाप्त। अब बचा संवैधानिक और संवैधानिक आयोग और कुछ संस्थाएं। यदि इनको 5 क्लास में खत्म कर लेते हैं तो 5 क्लास के बाद हम ज्योग्राफी शुरू करने की स्थिति में होंगे और समझिए कि जीएस का 70% हम कवर करने की स्थिति में होंगे। उसके बाद के खंड बहुत छोटे छोटे हैं। आप मैथ को जगह दे सकते हैं, आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं इस समय में उपयोग करके इसका। ज्योग्राफी को स्लोली पढ़ाएंगे इस बार क्योंकि थोड़ा बड़ा है और उसमें शुरू के 7 चैप्टर्स में मैं काफी डेप्थ के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, खास करके जो भारत के रिगार्डिंग है। उसके बाद स्थल में जब जाते हैं, जल मंडल में जाते हैं, तो वहां मैं कोशिश करता हूं कि मानसून को, समुद्र को, उसके बाद जो पृथ्वी की संरचना है, इस सब को थोड़ी गहराई से हम देख लें, जहां साइंस का योगदान है। और ज्योग्राफी इतना प्रिय विषय होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में रोज उसका सामना करते हैं, तो अधिक जल्दी समझ में आता है। पहला चैप्टर ही जो समय लेगा वो लेगा, बाकी चैप्टर 1 डे के हिसाब से 1 चैप्टर फिनिश होते हुए चले जाएंगे। तो आपका कार्य रहेगा कि आप समेकित रूप से इतिहास और पॉलिटी में यहां तक अध्ययन करें जहां तक पढ़ाई हुआ है। कल के क्लास में हम संवैधानिक और संवैधानेतर आयोग को देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभरात्रि। सभी लोग कल टाइम पर आ जाएंगे, जो समय दिया जाए उसमें आ जाएंगे।